हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ महेश ठाकुर और आप देख रहे हैं लीगल प्रोग्रेस। आज का हमारा टॉपिक है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970। इससे रिलेटेड फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ दिस एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जो है हमारा सेक्शन 6 से लेके 10 तक। सेक्शन 6 देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज़ अथॉरिटी टू अपॉइंट इंडिविजुअल्स। तो अथॉरिटी है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास कि वो क्या करें कि अपॉइंट करें सब इंडिविजुअल्स। जो होगा गैजेटेड ऑफिसर होगा गवर्नमेंट का, और उसका काम क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस चैप्टर। पावर एंड जुरिस्डिक्शन क्या रहेगा ऑफिसर का, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑल्सो एम्पावर टू आउटलाइन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज within which a registered officer is authorized to exercise the power granted to them under this act। तो ये एक्ट के अंदर जो पावर दी गई है उसको एक्सरसाइज करने के लिए क्या किया गया है, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने है उन्होंने एक आउटलाइन जोग्राफिकल बाउंड्रीज दे दी गई है ऑफिसर को, रजिस्ट्रार ऑफिसर को, कि वो क्या करें, वो उनके पावर एक्सरसाइज वहाँ पे कर सकते हैं। सेक्शन 7 की बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टन इस्टेब्लिशमेंट, द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट कवर अंडर दिस एक्ट रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू द रजिस्टरिंग ऑफिसर। तो ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है, ये जो मेन एम्प्लॉयर है कि जो खुद जिसका काम है वो करने वाला है, तो की जो इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है इसको ज़रूरी है कि वो उस इस्टेब्लिशमेंट का क्या करें, वो उसको एप्लीकेशन दे के रजिस्टर कर लें। क्योंकि अगर वो रजिस्ट्रेशन दे के रजिस्ट्रेशन उसका करवा लेगा तभी वो क्या कर सकता है, तभी वो आगे जाके उससे रिलेटेड काम कर सकता है। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी मान लिया गया है। तो रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है, रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जिसे कहते हैं, विथ इन द टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थ्रू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो क्या बताया गया है कि अगर जहाँ पे एबीसी कंपनी, जैसे कि ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उनकी एबीसी कंपनी है, और जैसी कंपनी इस्टेब्लिश होती है तो एक टाइम फ्रेम दिया हुआ होता है कि विथ इन द 30 डेज़, विथ इन द 40 डेज़, विथ इन द 60 डेज़ आप क्या करें कि आपके जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो टाइम फ्रेम होगा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए बताया जाएगा। ये जो एप्लीकेशन रहेगा मस्ट बी इन अ प्रिस्क्राइब मैनर। तो जो मैनर दिया गया है, एक फॉर्म है, प्रॉपरी फॉर्म है, तो उस फॉर्म को अच्छे से भर के, अच्छे से जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो भर के उनको सबमिट करना पड़ेगा। The registering officer has a discretion to consider the application for registration even after the specified time if the satisfied that there is a valid reason for the delay। तो जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है उसके पास पावर है, डिस्क्रेशनरी पावर है कि वो क्या कर सकता है कि ये जो टाइम फ्रेम दिया गया था कि ये टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको क्या करना है, आपको ये एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन देना है। लेकिन उस टाइम में आप अगर नहीं कर पाए हैं तो रजिस्ट्रेशन आप ऑफिसर के पास एक पावर रहता है, डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो फिर से उसके बाद भी क्या कर सकता है, आपका एप्लीकेशन कंसिडर कर सकता है फॉर द रजिस्ट्रेशन। आप लेकिन क्या होना चाहिए उसके लिए कि उसके लिए आपको एक सेटिस्फाइड रीज़न होना चाहिए, एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि हमने वो स्पेसिफाइड टाइम में क्यों एप्लीकेशन नहीं किया है। ठीक है, तो वो वैलिड रीज़न अगर आपके पास है, डिले का रीज़न आपके पास है, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो मान लिया जाएगा। If the application of registration is complete and meet all requirements, अगर एप्लीकेशन कर दिया है फॉर द रजिस्ट्रेशन, जो अच्छे से भर दिया है और जो भी रिक्वायरमेंट थी वो भी फुलफिल कर दी गई है, द रजिस्टरिंग ऑफिसर विल प्रोवाइड ए रजिस्ट्रेशन ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। तो रजिस्टर ऑफिसर क्या करेगा, अंडर दिस एक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा कि आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे अंडर क्या हो जाती है, रजिस्टर हो जाती है। द सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्टर कंटेनिंग द प्रिस्क्राइब्ड डिटेल विल बी इशूड बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो जो सर्टिफिकेट है वो इशू किया जाएगा एज अ प्रिस्क्राइब्ड डिटेल्स के साथ। किसको किया जाएगा कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसको वो सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा।
सेक्शन 8 रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन अ सर्टन केसेस। तो ग्राउंड ऑफ रिवोकेशन जो एप्लीकेशन दिया था, ठीक है, तो जो रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन दिया था वो भी क्या कर सकता है, सर्टन केसेस में उसको भी रिवोक किया जा सकता है, उसको भी कैंसिल किया जा सकता है। तो क्या रीज़न हो सकते हैं? इफ़ द रजिस्टरिंग ऑफिसर वेदर बेस्ड ऑन द फॉर्मल रेफरेंस और थ्रू अदर मीन्स determines that the registration of the establishment was secure through an misrepresentation। अब क्या है कि जो एप्लीकेशन किया गया था फॉर्मल रेफरेंस के साथ, उसको बताया गया था, डिटरमाइन पता चल गया रजिस्ट्रेशन को करते समय कि वो जो फॉर्म दिया था, एप्लीकेशन फॉर्म दिया था, वो एज अ मिस रिप्रेजेंट करता है, मिस रिप्रेजेंटेशन थ्रू दिया गया है। या फिर सस्पेंशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, तो जो एक्चुअल फैक्ट्स है कंपनी के, कि समझ लीजिएगा कि कंपनी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी है और वो अदर भी कुछ चीज़ें देखती हैं। तो बताते समय ये बताया था कि क्या है कि सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्शन का ही लिया जाता है, लेकिन कंपनी और किसमें, माइनिंग में भी इन्वॉल्व है, माइनिंग में भी इन्वॉल्व है। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो मटेरियल फैक्ट जो है ये हाइड करके रखा था, ये बताया ही नहीं था कि वो माइन से रिलेटेड भी काम करते हैं। तो ये अगर मटेरियल फैक्ट्स कुछ ऐसे छुपाए जाते हैं, या फिर इफ़ द रजिस्ट्रेशन हैज़ बिकम इनइफेक्टिव एंड अननेसेसरी फॉर एनी अदर रीज़न, क्या हो जाता है कि अगर कुछ इसके अलावा भी अगर इनइफेक्टिव हो जाता है, इसके अलावा भी अगर कुछ रीज़न हो जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो जाते हैं, या फिर कुछ ऑल नेसेसरी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं की जाती है, तो ऐसे अदर रीज़न में भी क्या हो सकता है, द ऑफिसर में डिसाइड टू रिवोक द रजिस्ट्रेशन। तो जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या किया जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, वो रजिस्ट्रेशन वापस ले लिया जाएगा। प्रोसीजर फॉर रिवोकेशन, प्रोसीजर क्या रहेगा रिवोक करने के लिए? प्रायर टू रिवोकिंग द रजिस्ट्रेशन, रिवोक करने से पहले रजिस्टरिंग ऑफिसर मस्ट प्रोवाइड एन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट विथ एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर केस टू बी हर्ड। क्या किया जाएगा, रजिस्टरिंग ऑफिसर ये जो रजिस्ट्रेशन का था, इसको रिवोक करने से पहले रजिस्ट्री ऑफिसर जो है वो क्या करेगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को बुलाएगा, उसको एक अपॉर्चुनिटी देगा कि आप क्या कीजिएगा कि आपने जो ये सारी चीज़ें की थी, मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया या फिर मटेरियल फैक्ट छुपाए थे हमारे पास, कि आप कॉन्ट्रैक्टर तो है ही है, आप माइनिंग भी लेते हो, माइनिंग के भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, तो ये आपने क्यों नहीं बताया वगैरह, तो एक उनकी बात भी सुनी जाएगी, ठीक है। तो रिवोक करने से पहले उनका बात सुन लेना ज़रूरी है। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहना क्या चाहता है, इसके पीछे का उनका मोटिव क्या था, क्या रीज़न था, ठीक है, तो जानबूझ के किया है या फिर वो गलती से हो गया है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, यहाँ पे हर्ट करना ज़रूरी है। इसी के ऊपर क्या किया जाएगा, डिसीजन फाइनल कर दिया जाएगा। द रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन ओनली बी कैरिड आउट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो जो रिवोकेशन होगा, रजिस्ट्रेशन का जो रिवोकेशन होगा, उसको अगर फुलफ़िल करना है, रिवोक ही कर देना है, तो प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का। तो इसके अलावा जो ऑफिसर है, रजिस्टरिंग ऑफिसर है, वो क्या कर सकता है, रिवोकेशन नहीं कर सकता। सेक्शन 9 कहता है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। तो नॉन रजिस्टर, आप अगर जो बताया गया है सेक्शन 7 में कि आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है कोई भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को, उनका एस्टैब्लिशमेंट, अगर वो नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो क्या हो जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है एम्प्लॉइंग द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो क्या किया जाएगा, आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर हायर नहीं कर सकते। दिस सेक्शन प्रोहिबिट अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर establishment cover under this act from employing the contract labor in a following scenario। तो क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो, अगर आपने ये अगर जो फॉलोइंग सिनारियो दिया गया है उसमें अगर आते हैं तो। इन केस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट दैट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 7, तो सेक्शन 7 के हिसाब से इस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर करना ज़रूरी है। अगर आपने कर दिया है बट हैड नॉट बीन रजिस्टर्ड विथ इन द टाइम फ्रेम, तो टाइम फ्रेम के अंदर अगर रजिस्टर नहीं कर दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, जो एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वो इनको एम्प्लॉय नहीं रख सकते।
इन केस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट वेयर द रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन रिवोक अंडर सेक्शन 8। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो अगर रिवोक हो गया है तो भी आप क्या कर सकते हो, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसको आप हायर नहीं कर सकते, उनको एम्प्लॉयमेंट आप नहीं दे सकते। तो दो चीज़ें हैं, एक तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो अंडर सेक्शन 7 या फिर रजिस्टर करते हो अंडर सेक्शन 8, आपका रिवोक हो जाता है तो क्या हो जाता है, आप कोई भी आपका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हायर नहीं कर सकता। टाइम लिमिट फॉर कंप्लायंस, द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज नॉट अलाउड टू एंगेज इन अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर in the establishment after the expiration period mentioned in a clause A, after the revocation or as per the clause B, depending on the circumstances। तो जो मेन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है आर नॉट एंगेज एनी कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ठीक है, तो अलाउ ही नहीं किया जाता है इस्टेब्लिशमेंट की आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड मेंशन। तो जो एक्सपायरेशन का पीरियड मेंशन किया गया है, समझ लीजिएगा कि जो रजिस्ट्रेशन था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का था और वहाँ पे दिया गया था कि सम डेट पे क्या होगा 2024 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर में आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिन्यू कराना है। तो ये टाइम फ्रेम दिया गया है। अगर यहाँ पे नहीं होता है तो क्लॉज 1A के हिसाब से, ये क्लॉज A है, ये क्लॉज B है, ठीक है, क्लॉज A क्लॉज B, तो इनके हिसाब से क्या किया जाएगा, रिवोक कर दिया जाएगा कि आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, कोई भी अलाउड नहीं कर सकते, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है उनको आप एंगेज नहीं कर सकते। सेक्शन 10 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो क्या चीज़ है, सेक्शन 10 में हमें बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर का उसको प्रोहिबिट कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 10। तो किस सिचुएशन में होता है वो सिचुएशन देख लेते हैं। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन द कंसल्टेशन विद द सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड हैज़ द पावर टू प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन एनी प्रोसेस। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्या करें, कंसल्ट करें टू द सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड, और इनके पास ये पावर है कि वो क्या करें, प्रोहिबिट कर दें सम एम्प्लॉयमेंट को, कि वो क्या कर सकते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट में, ये इस्टेब्लिशमेंट में आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स नहीं हायर कर सकते, ठीक है, तो नहीं आप उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। तो एनी प्रोसेस में कर सकते हैं, ऑपरेशन में कर सकते हो, और विथ इन द इस्टेब्लिशमेंट बाय इशूइंग द नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गैजेट। तो ऑफिशियल गैजेट के थ्रू क्या किया जाएगा कि एक नोटिस निकाला जाएगा और वहाँ पे बताया जाएगा कि ये जो प्रोसेस है या फिर ये जो ऑपरेशन है, सम XYZ ऑपरेशंस या प्रोसेस है, तो या फिर ये सम ABC कंपनीज़ है, या फिर माइनिंग है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर BD वर्कर है, ठीक है, या फिर सम कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, एक नोटिस निकाला जाएगा गवर्नमेंट के हिसाब से और बताया जाएगा कि दिस, तो ये 2-4 चीज़ें जो हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर हम प्रोहिबिट कर रहे हैं। तो क्या किया जाएगा, इसके बाद यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम नहीं करेगा। Before issuing such notification, the appropriate government must consider the various factors including। तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो नोटिफिकेशन है बताने के लिए कि 1 2 3 4 वाले जो चीज़ें हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, प्रोसेस है, वर्क है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम नहीं कर सकते, तो ये नोटिफिकेशन देने से पहले कुछ चीज़ें पता कर लेनी चाहिए। तो वो चीज़ें क्या है, वेदर द वर्क इज़ इसेंशियल और इंसिडेंटल इन द इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन कंडक्टेड इन द इस्टेब्लिशमेंट। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं कि जो इसेंशियल है, इंसिडेंटल है, ठीक है, तो कंटिन्यूअस वर्क में नहीं है, इंडस्ट्री है, ट्रेड है, बिजनेस है। अगर आप देख रहे हैं कि हमने देखा था कि 120 डेज से अगर ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे आप क्या हो सकता है, ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे इससे कम है, ठीक है, तो इसेंशियल भी है कि क्या किए जाते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है वो एक्सपर्ट है, ठीक है, सम चीज़ में एक्सपर्ट है, लेकिन उसको कंटिन्यूअसली काम नहीं दे सकते हैं, सिर्फ उसकी एक्सपर्ट उसके स्किल पे काम दे सकते हैं। तो सच में उसकी ज़रूरत है क्या किसी इंडस्ट्री को, ट्रेड को, बिजनेस को, ऑक्यूपेशन को, तो ये देखा जाएगा।
तो सच में अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं वहाँ पे लगती है तो वहाँ पे उसको कंसिडर करना ज़रूरी है। ड्यूरेशन ऑफ अ वर्क, वेदर द ओकेजनल नेचर बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री एज कैरेक्टरिस्टिक। तो कोई ओकेजनल बेस्ड नेचर वाला कोई इंडस्ट्री है तो वहाँ पे क्या होगा कि परमानेंट फुल टाइम आप कोई लेबर नहीं रख सकते, वहाँ पे क्या होगा, कोई कॉन्ट्रैक्टरी लेबर आपको रखना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ इंडस्ट्री है, ऐसा कोई इस्टेब्लिशमेंट है, इनका नेचर ही क्या है, ओकेजनल इन नेचर है, तो वो भी कंसिडर करना आपको ज़रूरी है। वेदर द वर्क इज़ टिपिकली परफॉर्म एज अ रेगुलर एम्प्लॉयर इन द इस्टेब्लिशमेंट एज अ सिमिलर वन। तो अगर ये देखा जाएगा कि अगर कोई इंडस्ट्री है कि जो टिपिकली फॉर्म किया गया है, टिपिकली फॉर्म किए गए हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या कर सकते हैं, वो भी वो काम कर सकते हैं, अगर ये देखा जाएगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये देखना भी ज़रूरी है कि जो काम कॉन्ट्रैक्ट लेबर से करा रहे हैं तो वो रेगुलर वर्कर से भी हो सकता है क्या। तो ये अगर हो सकता है तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की ज़रूरत नहीं है। अगर रेगुलर वर्कर से नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या कर दिए जाएंगे, वहाँ पे अलाउड किए जा सकते हैं। स्केल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड टू सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फुल टाइम वर्कर्स। अगर वहाँ पे फुल टाइम वर्कर्स ऑलरेडी ऐसा कुछ काम है कि जहाँ पे फुल टाइम वर्कर से ही वो काम हो सकता है तो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे भी प्रोहिबिट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। देखते हैं फाइनल डिसीजन बाय द गवर्नमेंट। द explanation clause states that if there is a dispute regarding whether the particular work is occasional in nature, decision of a appropriate government in the matter will be considered final। तो अगर कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देना है, कुछ डिस्प्यूट चल रहा है किससे रिलेटेड, कि जो नेचर ऑफ वर्क है वो ओकेजनली है। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, तो जो एम्प्लॉयर है, जो ओनर है, वो बता रहा है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर की ज़रूरत है क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा जो वर्क है वो क्या है, ओकेजनल इन नेचर है। तो वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे आप प्रोहिबिट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे द गवर्नमेंट डिसाइड करेगा और उनका डिसीजन क्या मान लिया जाएगा, फाइनल मान लिया जाएगा कि सच बिजनेस जो है वो फाइनल इन ओकेजनल इन नेचर है या फिर कंटिन्यूस इन नेचर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।